अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की आंखें एकदम उसकी माँ जैसी होती हैं या फिर लंबाई बिल्कुल पिता पर जाती है। हाँ बिल्कुल। और हम लोग इसे बस कुदरत का करिश्मा मानकर वहीं पर बात खत्म कर देते हैं। सही कहा। लेकिन क्या ये अजीब नहीं लगता कि हमारे चेहरे का ये जो पूरा नक्शा है, इसे तय करने वाले जैविक कोड की खोज इंसानों पर रिसर्च करके हुई नहीं थी? अरे हाँ, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। है ना? मतलब ये सब शुरू हुआ था एक साधारण से बगीचे में, जहां एक वैज्ञानिक बस एक मटर के पौधे के साथ कुछ प्रयोग कर रहा था। तो आज की इस गहन चर्चा में हम जीवन के उसी सबसे बड़े रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। एग्जैक्टली और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के कुछ बेहद एडवांस लेक्चर नोट्स हैं। हाँ, ये नोट्स जेनेटिक्स और आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के उन मूल सिद्धांतों की परतें खोलते हैं, जो न सिर्फ ये बताते हैं कि हम ऐसे क्यों दिखते हैं, बल्कि उन सवालों के जवाब भी देते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में लोगों को बुरी तरह उलझा देते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो असली मकसद है ना, वो सिर्फ कुछ वैज्ञानिक नियमों को रटना नहीं है, बल्कि उस पूरी मशीनरी को समझना है जो पीढ़ियों के बीच काम करती है। सही बात है। क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि चीजें क्यों और कैसे काम करती हैं, तो उन बारीक जालों से बचना बहुत आसान हो जाता है जो अक्सर परीक्षाओं में सेट किए जाते हैं। मतलब कोई खास अनुपात या रेशियो सिर्फ एक नंबर नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं, उसके पीछे एक बहुत ही गहरी गणितीय और जैविक कहानी होती है। तो इसी कहानी के एकदम पहले पन्ने से शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, जेनेटिक्स आखिर है क्या? अगर हम अपने स्रोतों को देखें तो ये मूल रूप से दो चीजों का अध्ययन है। पहला है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, जिसका मतलब है माता पिता से बच्चों में गुणों का ट्रांसफर होना, राइट? एकदम सही। और दूसरा है वेरिएशन यानी भिन्नता, मतलब हम अपने माता पिता की हूबहू कार्बन कॉपी क्यों नहीं होते, कुछ तो अलग होता ही है ना। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों है। तो इस पूरी स्टडी को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, जिसे अक्सर मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अच्छा, मेंडेलियन जेनेटिक्स। हाँ, ये इस बात पर फोकस करता है कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जो कहानी के एकदम अंदरूनी हिस्से में जाता होगा। बिल्कुल सीधे डीएनए और आरएनए के स्तर पर, जहां ये सारे निर्देश वास्तव में लिखे होते हैं। क्या बात है। लेकिन ट्रांसमिशन जेनेटिक्स की जब भी बात आती है ना, तो ग्रेगर मेंडल का नाम इतिहास में सबसे ऊपर मिलता है। हाँ, उन्हें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा दिया गया है। और यहीं पर वो मटर के पौधे वाली कहानी आती है। मतलब मेंडल ने अपने सारे ऐतिहासिक प्रयोगों के लिए पाइसम सटाइवम, जिसे हम आम मटर कहते हैं, उसी को चुना था। और पता है, दुनिया भर की वनस्पतियों में से मटर को ही चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था। सच में? मुझे तो लगता था शायद उनके बगीचे में मटर ही हो गया होंगे। हाँ, नहीं नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी वैज्ञानिक रणनीति थी। स्रोत सामग्री के अनुसार इसके पीछे कई बहुत ठोस कारण थे। अच्छा, जैसे कि? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मटर के फूल बायसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल? मतलब एक ही फूल में नर और मादा दोनों अंग मौजूद होते हैं? एग्जैक्टली। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है उसके पास पूरा नियंत्रण होता है। अच्छा, मतलब वो चाहे तो पौधे को खुद से ही परागित होने दे, सेल्फ पोलिनेशन, हाँ, या फिर किसी दूसरे पौधे के साथ क्रॉस करा दे, यानी क्रॉस पोलिनेशन। ये तो ऐसा हो गया है कि मटर के पौधे उस वक्त वनस्पति जगत के लैब रैट्स की तरह काम कर रहे थे। हाँ, लैब रैट्स वाली ये तुलना एकदम सटीक है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह थी क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स? मतलब ऐसे गुण जो एक दूसरे से एकदम अलग हों? बिल्कुल, जैसे मटर का पौधा या तो एकदम लंबा होगा या फिर एकदम बौना, बीजों का रंग या तो पीला होगा या हरा। ओहो, मतलब कोई बीच की स्थिति नहीं थी। एकदम सही पकड़े। जब कोई वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा कर रहा होता है ना, तो ऐसे स्पष्ट नतीजों को मापना और रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो जाता है। एक और व्यावहारिक कारण मुझे जो नजर आता है वो है मटर के पौधे का जीवन काल। वो बहुत छोटा होता है ना? बिल्कुल। अब सोचिए, अगर कोई वैज्ञानिक हाथियों पर जेनेटिक्स का प्रयोग करे तो क्या होगा? अरे बाप रे, उसे तो एक पीढ़ी का नतीजा देखने के लिए बीसों साल इंतजार करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन मटर के मामले में कुछ ही महीनों में नई पीढ़ी सामने आ जाती है। और एक ही बार में ढेरों बीज भी मिल जाते हैं। हाँ, जिससे जो डेटा तैयार होता है वो सांख्यिकी रूप से यानी स्टैटिस्टिकली बहुत मजबूत होता है।
और इसी सांख्यिकी मजबूती ने मेंडल को वो ऐतिहासिक नतीजे दिए जो आज जेनेटिक्स का आधार हैं। बिल्कुल। मेंडल ने इन पौधों के साथ जो प्रयोग किए ना, उन्हें मुख्य रूप से 2 तरह के क्रॉस में बांटा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो वो स्थिति हुई जहां एक बार में केवल एक ही गुण के ट्रांसफर पर नजर रखी जाती है। हाँ, जैसे कि सिर्फ पौधे की लंबाई को देखना। तो अगर हम एक शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध बौने पौधे को मिलाते हैं तो आम समझ तो यही कहेगी कि अगली पीढ़ी के पौधे बीच की लंबाई के होने चाहिए। लॉजिकल तो यही लगता है, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि पहली पीढ़ी, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या हुआ? सारे के सारे पौधे लंबे निकले, बौनापन जैसे पूरी तरह गायब ही हो गया। अरे वाह! तो फिर जेनेटिक्स का असली जादू यहीं से शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। जब मेंडल ने उस पहली पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में क्रॉस कराया, तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन में वो बौनापन अचानक से फिर से वापस आ गया। क्या आप बात कर रही हैं? हाँ, और ये एक बहुत ही विशिष्ट गणितीय अनुपात में हुआ, 3:1। मतलब हर 3 लंबे पौधों पर एक बौना पौधा पैदा हुआ। सही कहा। और ये साबित करता है कि गुण आपस में पानी और दूध की तरह घुलते मिलते नहीं हैं, बल्कि वो अलग-अलग इकाइयों के रूप में मौजूद रहते हैं। और ये जो 3:1 का आंकड़ा है ना, ये अक्सर एग्जाम्स में एक ट्रैप की तरह पूछा जाता है। हाँ, बहुत आम सवाल है ये। लेकिन चीजें तो तब और जटिल हो जाती हैं जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक साथ 2 अलग-अलग गुणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि बीज गोल हैं या झुर्रीदार हैं और उनका रंग पीला है या हरा। एग्जैक्टली। और जब 2 गुणों को एक साथ परखा जाता है, तो F2 पीढ़ी का अनुपात 9:3:3:1 निकल कर आता है। 9:3:3:1 सुनने में तो बड़ा जटिल लगता है ना? लेकिन इसका तर्क समझना बहुत दिलचस्प है। ये कोई जादुई संख्या नहीं है। ये वास्तव में 2 अलग-अलग 3:1 अनुपातों का एक साथ काम करना है। अच्छा, तो अगर हम संभावनाओं के गणित के हिसाब से देखें तो 9 पौधे ऐसे होंगे जिनमें दोनों प्रभावी यानी डोमिनेंट गुण होंगे। 3 पौधे ऐसे होंगे जिनमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी गुण होगा। और केवल एक पौधा ऐसा होगा जिसमें दोनों ही अप्रभावी गुण होंगे। बिल्कुल सही। खैर, इन अनुपातों के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए मुझे लगता है हमें कुछ बुनियादी शब्दों की जरूरत पड़ेगी जो बार-बार इस्तेमाल होते हैं। हाँ, जैसे जीन, एलील, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अगर हम जीन से शुरू करें तो ये आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। ये वो निर्देश है जो बताता है कि कोई खास गुण कैसा होगा। और एलील? उसी जीन के अलग-अलग रूप या वर्जन हैं। मतलब थोड़ा आसान भाषा में। मान लीजिए कि लंबाई तय करने के लिए एक जीन है। उस जीन के 2 एलील हो सकते हैं, एक जो पौधे को लंबा बनाता है और दूसरा जो उसे बौना रखता है। अच्छा, समझ गया। और जब किसी जीव में दोनों एलील एक ही तरह के हों तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। लेकिन अगर एक एलील लंबाई का हो और दूसरा बौनेपन का तो वो स्थिति हेट्रोजाइगस कहलाती है। और फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो भी काफी पूछा जाता है। इसे हम इस तरह सोच सकते हैं ना कि फिनोटाइप वो शानदार इमारत है जो हमें बाहर से दिखाई देती है। बिल्कुल। यानी किसी के बालों का रंग कैसा है या आंखों का रंग कैसा है, ये हमारा बाहरी रूप है। और दूसरी तरफ जीनोटाइप उस इमारत का वो छुपा हुआ ब्लूप्रिंट है जो किसी ड्रॉर में रखा है। हाँ, ये हमारी जेनेटिक संरचना है जो तय करती है कि वो इमारत बनेगी कैसे। ये एनालॉजी तो काफी सही बैठती है। बिल्कुल। और एक और बात, ये ब्लूप्रिंट हवा में नहीं तैरता। अच्छा। ये क्रोमोसोम पर जिस सटीक लोकेशन पर मौजूद होता है ना, उस जगह को विज्ञान की भाषा में लोकस कहा जाता है। लोकस, ठीक है। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के आधार पर मेंडल ने अपने 3 बड़े नियम प्रतिपादित किए थे। हाँ, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये वही नियम है ना जो कहता है कि जब 2 अलग-अलग एलील एक साथ आते हैं यानी हेट्रोजाइगस स्थिति में, तो उनमें से एक खुद को पूरी तरह से व्यक्त करता है। एग्जैक्टली, जिसे डोमिनेंट या प्रभावी कहते हैं, और जो दूसरा छिप जाता है उसे रिसेसिव कहते हैं। और दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। मतलब अगर डोमिनेंट जीन हमेशा अपना प्रभाव दिखाता है और जीत जाता है, तो क्या वो रिसेसिव जीन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
शुरुआती दौर में कई लोगों को ऐसा ही लगा था। तो क्या वो जीन ही नष्ट हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी उलझन को सुलझाता है। अप्रभावी या रिसेसिव जीन कभी नष्ट नहीं होता। तो फिर वो जाता कहाँ है? वो बस बैकग्राउंड में चुपचाप बैठा रहता है। जब शरीर अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए गैमीट्स यानी प्रजनन कोशिकाएं बनाता है, तो ये दोनों एलील एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ओह, इसी कारण से इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हर गैमीट में किसी एक गुण का केवल एक ही स्पष्ट रूप चाहता है। समझ गया। और मेंडल का तीसरा नियम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम बीज के रंग और बीज के आकार को एक साथ देख रहे हैं, तो रंग का ट्रांसफर आकार के ट्रांसफर को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब दोनों गुण एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। एकदम सही। लेकिन विज्ञान में हर नियम के कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं। मेंडल के नियम बेहतरीन हैं, लेकिन जीव विज्ञान की दुनिया इतनी सीधी और सरल तो है नहीं। हाँ, और हमारे नोट्स अब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की तरफ इशारा करते हैं, जहां मेंडल के गणितीय नियम पूरी तरह लागू नहीं होते। यहीं से जीवन की असल जटिलता और विविधता शुरू होती है। मेंडल ने कहा था कि एक जीन हमेशा दूसरे पर भारी पड़ेगा, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका एक बहुत बड़ा अपवाद है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब इसमें कोई भी जीन पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाता। हाँ, एग्जैक्टली। इसे हम रंगों के उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस कुछ ऐसा है जैसे हमने एक बाल्टी में लाल पेंट और सफेद पेंट मिला दिया। और दोनों के मिलने से एक पूरी तरह से नया गुलाबी रंग बन गया। बिल्कुल। नोट्स में इसके लिए स्नैपड्रैगन फूल का बड़ा सटीक उदाहरण दिया गया है। जब लाल फूल और सफेद फूल वाले पौधों का क्रॉस होता है, तो अगली पीढ़ी में सारे फूल गुलाबी निकलते हैं। क्या बात है। और यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने वाली बात यह है कि इस स्थिति में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो जाता है। 1:2:1 मतलब मेंडल के मूल 3:1 से ये एक बहुत बड़ा विचलन है। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ ही एक और टर्म आती है कोडोमिनेंस। अगर मैं उसी पेंट वाले उदाहरण को आगे बढ़ाऊं, तो कोडोमिनेंस लाल और सफेद रंगों को मिला के गुलाबी बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक ही कैनवस पर लाल और सफेद दोनों रंगों के स्पष्ट धब्बे यानी स्पॉट्स होने जैसा है। दोनों रंग अपना अपना पूरा प्रभाव दिखा रहे हैं, कोई किसी में मिल नहीं रहा। बहुत खूब। और इंसानों का AB ब्लड ग्रुप इसका सबसे शानदार प्राकृतिक उदाहरण है। अच्छा, ब्लड ग्रुप AB? हाँ, इसमें A और B दोनों एलील एक साथ अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए ब्लड ग्रुप न तो सिर्फ A होता है, न सिर्फ B, बल्कि दोनों मिलकर AB बन जाते हैं। ब्लड ग्रुप की बात आई है तो यहाँ मल्टीपल एलील्स का कंसेप्ट भी सामने आता है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। अभी तक हमने बात की कि एक जीन के 2 ही रूप या एलील होते हैं, लेकिन इंसानी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में तो 2 से अधिक एलील यानी A, B और O एक साथ काम करते हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा 2 और स्थितियां हैं जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करती हैं, प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रोपी वो स्थिति है जहां केवल एक सिंगल जीन शरीर के कई अलग अलग गुणों को नियंत्रित करने लगता है, राइट? बिल्कुल, उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसका ठीक उल्टा है। हाँ, इसमें कोई एक गुण किसी एक जीन से तय नहीं होता, बल्कि कई सारे जीन मिलकर एक सिंगल गुण को तय करते हैं। जैसे इंसान की त्वचा का रंग, स्किन कलर या फिर उसकी लंबाई। सही कहा। ये चीजें किसी एक ऑन ऑफ स्विच से तय नहीं होती, बल्कि कई जीन्स के प्रभाव से एक स्पेक्ट्रम पर तय होती हैं। खैर, अब तक हमने बाहरी लक्षणों और अनुपातों की बात की, लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटें और सोचें कि ये सारा जीनोटाइप या ब्लूप्रिंट वास्तव में शरीर में रखा कहाँ है? ये सवाल हमें कहानी के मॉलिक्यूलर स्तर पर ले जाता है, यानी कोशिका के बिल्कुल अंदर। और यहीं पर सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोम थ्योरी पेश की थी। हाँ, जिसने ये एकदम स्पष्ट कर दिया कि मेंडल जिन रहस्यमयी इकाइयों की बात कर रहे थे ना, वे वास्तव में क्रोमोसोम्स पर बैठे होते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हमने थोड़ी देर पहले मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की थी कि सभी गुण स्वतंत्र रूप से सफर करते हैं। बिल्कुल। लेकिन लिंकेज नाम की एक चीज इस नियम को तोड़ देती है। हाँ, लिंकेज बहुत ही ट्रिकी है।
होता क्या है कि जब कई जीन एक ही क्रोमोसोम पर बहुत पास-पास स्थित होते हैं तो वो एक साथ बंध जाते हैं। अच्छा, तो अगली पीढ़ी में जाते समय वे एक दूसरे से अलग होने के बजाय एक पूरे पैकेज के रूप में साथ चले जाते हैं। इसे ही लिंकेज कहा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर बार पास वाले जीन साथ ही चले जाएंगे तो हर नई पीढ़ी तो पुरानी पीढ़ी की एकदम कार्बन कॉपी बन जाएगी। बिल्कुल। तो फिर नई भिन्नता यानी नया वेरिएशन कैसे आएगा? अरे प्रकृति को ये बदलाव और भिन्नता बहुत पसंद है। इसी भिन्नता को बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर, ये कैसे काम करता है? जब हमारे शरीर में ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जो अगली पीढ़ी को जन्म देंगी, जिसे वैज्ञानिक मियोसिस कहते हैं, तो इस प्रक्रिया की एक शुरुआती अवस्था होती है। प्रोफेज 1। एग्जैक्टली। प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम आपस में अपने जीन्स की अदला बदली कर लेते हैं। वे अपने कुछ हिस्से काटकर एक दूसरे से बदल लेते हैं। क्या बात है। हाँ, और यही कारण है कि प्रजातियों में लगातार नया रिकॉम्बिनेशन होता रहता है। और ये जीन की अदला बदली जिस चीज की हो रही है ना, वो जीवन का सबसे मशहूर मॉलिक्यूल है डीएनए। बिल्कुल। वॉटसन और क्रिक ने दुनिया को बताया था कि डीएनए की संरचना एक डबल हेलिक्स यानी एक दोहरी घुमावदार सीढ़ी जैसी होती है। इस सीढ़ी की जो बाहरी फ्रेम या रीढ़ है, बैकबोन, हाँ, वो शुगर और फॉस्फेट के अणुओं से बनी होती है। लेकिन असली जानकारी तो इस सीढ़ी के डंडों में छिपी होती है ना। हाँ, जो बेस पेयरिंग से बनते हैं। और ये बेस पेयरिंग कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके नियम तो पत्थर की लकीर जैसे हैं। एडेनिन यानी ए हमेशा थाइमीन यानी टी के साथ ही जुड़ता है, और ग्वानिन जी हमेशा साइटोसिन यानी सी के साथ जुड़ता है। हाँ, और ये दोनों तरफ के हिस्से हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं। और डीएनए के साथ एक और बेहद अहम खिलाड़ी है, आरएनए, जिसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। और जब हम इन सब की भूमिकाओं को एक साथ समझते हैं ना, तो हम सीधे जीव विज्ञान के सबसे महान सिद्धांत तक पहुंच जाते हैं, सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा। इसे समझने के लिए हम एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए डीएनए उस फैक्ट्री का मुख्य ऑफिस का बॉस है। बॉस के पास सारे सीक्रेट डिजाइन और ब्लूप्रिंट मौजूद हैं। लेकिन बॉस कभी अपनी कुर्सी छोड़कर खुद फैक्ट्री के फ्लोर पर काम करने नहीं जाता। इसलिए एमआरएनए वो मैसेंजर है जो बॉस के ऑफिस से कोड या निर्देश लेकर फैक्ट्री फ्लोर तक भाग कर जाता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और उस फैक्ट्री फ्लोर पर मौजूद है आरआरएनए, जो वास्तव में उस मशीन यानी राइबोसोम का ढांचा है जहां काम होना है। बिल्कुल। फिर आता है टीआरएनए, जो एकदम डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। ये कच्चा माल यानी एमिनो एसिड्स को मशीन तक ढोकर लाता है। और जब ये सारी मशीनरी एक साथ काम करती हैं, तो अंतिम प्रोडक्ट के रूप में प्रोटीन बनकर तैयार होता है। क्या बात है। और इस पूरी फैक्ट्री लाइन में 3 बड़े स्टेप्स शामिल होते हैं। हाँ। जब बॉस अपने ब्लूप्रिंट की एक फोटोकॉपी बनाता है, यानी डीएनए से डीएनए, तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। और जब उस ब्लूप्रिंट से मैसेंजर के लिए निर्देश लिखे जाते हैं, डीएनए से आरएनए, तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एग्जैक्टली। और अंत में जब मैसेंजर के निर्देशों को पढ़कर असल प्रोडक्ट बनाया जाता है, आरएनए से प्रोटीन, तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यही डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन तक का एक तरफा सफर सेंट्रल डॉगमा है। बिल्कुल सही। और जब ये पूरी फैक्ट्री बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से चलती है, तो जीवन की कई जटिल चीजें अपने आप तय हो जाती हैं। लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इंसानों के मामले में सब कुछ XY सिस्टम पर निर्भर करता है। हाँ, महिला के पास केवल X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष के पास X और Y दोनों होते हैं। इसलिए जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो पिता का क्रोमोसोम ही ये तय करता है कि जन्म लेने वाले बच्चे का लिंग क्या होगा। हाँ, हम इंसानों के लिए ये सिस्टम एकदम सामान्य लगता है, लेकिन प्रकृति के पास एक ही काम करने के कई तरीके हैं। वो कैसे? पक्षियों के मामले में सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। उनमें ZW सिस्टम होता है, जहां मादा के पास 2 अलग-अलग क्रोमोसोम होते हैं और वो लिंग निर्धारित करती है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। और मधुमक्खियों में तो हैप्लोडिप्लॉइडी नाम का एक बिल्कुल अलग ही सिस्टम काम करता है। और ब्लड ग्रुप का सिस्टम भी इसी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बताया, AB और O ब्लड ग्रुप होते हैं, और इन सब के बीच एक बहुत दिलचस्प गतिशीलता होती है। हाँ, AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी से भी खून ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। और O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी खून दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है।
अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर हमारी उस फैक्ट्री लाइन में कोई गड़बड़ी आ जाए तो क्या होगा? मतलब अगर मशीन काम करते करते कोई एक अक्षर गलत पढ़ ले। नोट्स में इसे म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा गया है। म्यूटेशन, ये शब्द सुनते ही ना मुझे तो अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों की याद आ जाती है, जहां लोग म्यूटेंट बनकर सुपर हीरो या फिर कोई भयानक मॉन्स्टर बन जाते हैं। हाँ, तो क्या विज्ञान की दुनिया में म्यूटेशन का मतलब हमेशा कोई भयानक बीमारी या खराबी ही होता है? देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। अच्छा, म्यूटेशन का सीधा सा मतलब बस ये है डीएनए के जेनेटिक कोड में अचानक होने वाला कोई ऐसा बदलाव जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो सके। और ये बदलाव 2 स्तरों पर हो सकता है। पहला है जीन म्यूटेशन, जिसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए के उस लंबे कोड में सिर्फ कोई एक सिंगल अक्षर ए, टी, जी या सी अपनी जगह से बदल जाता है। और दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जहां क्रोमोसोम का एक पूरा बड़ा हिस्सा या तो कट कर गायब हो जाता है या कोई नया हिस्सा आकर जुड़ जाता है। तो क्या ये हमेशा विनाशकारी होता है? बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत म्यूटेशन ही इस पूरी धरती पर जीवन के विकास यानी एवोल्यूशन का सबसे बड़ा कच्चा माल है। सच में? हाँ, ये प्रजातियों में भिन्नता पैदा करने का सबसे मूल स्रोत है। सोचिए, अगर म्यूटेशन नहीं होते तो धरती पर जीवन आज भी अरबों साल पुराने एक कोशिकीय जीवों जैसा ही होता। ये बात तो है। सांदे भी होते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं, जिन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। ऐसे ही कुछ विकारों का जिक्र हमारे स्रोतों में भी है, जैसे डाउन सिंड्रोम। हाँ, डाउन सिंड्रोम। ये बीमारी ट्राइसोमी 21 के कारण होती है। ट्राइसोमी का मतलब है कि आमतौर पर जहां क्रोमोसोम के 2 पैर होने चाहिए, वहां 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपियां बन जाती हैं। एकदम सही। और इसी तरह हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता जैसी बीमारियां भी हैं जो एक्स लिंक्ड विकार कहलाती हैं। एक्स लिंक्ड का मतलब यह है कि इस बीमारी को पैदा करने वाला गड़बड़ जीन एक्स क्रोमोसोम पर बैठा होता है। हाँ, और चूंकि पुरुषों के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए अगर वो गड़बड़ जीन उनमें आ गया तो उन्हें बचाने के लिए कोई दूसरा स्वस्थ एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। एग्जैक्टली। यही वजह है कि ये बीमारियां पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती हैं। अगर हम इस पूरे सफर को मुड़कर देखें तो ये वाकई अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। हमने एक साधारण मटर के पौधे से शुरुआत की थी, ये समझने के लिए कि गुण अगली पीढ़ी में कैसे जाते हैं। वहां से होते हुए हम कोशिकाओं के अंदर छिपी उस विशाल फैक्ट्री तक पहुंचे, जहां डीएनए के निर्देश आरएनए के जरिए प्रोटीन में बदल रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये सिद्धांत एग्जाम्स में ट्रैप्स के रूप में सामने आते हैं, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 हो या डायहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 अनुपात हो। हाँ, या फिर डीएनए में एडेनिन का थायमिन के साथ जुड़ने का अटल नियम। बिल्कुल। इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग एक बात पर जरूर विचार करें। वो क्या? हमारी कोशिकाओं में डीएनए के अरबों अक्षरों का एक अंतहीन समुद्र है। कल्पना कीजिए कि उस पूरी लंबी चेन में अगर सिर्फ एक सिंगल अक्षर बदल जाए, बाप रे, तो वो सेंट्रल डॉगमा की पूरी उत्पादन लाइन को बदल सकता है। एक बिल्कुल नया प्रोटीन बन सकता है। वो छोटा सा बदलाव विकास के क्रम में कोई नया अद्भुत गुण ला सकता है जो किसी प्रजाति को बचा ले, या फिर वो कोई गंभीर अनुवांशिक बीमारी पैदा कर सकता है। जीवन का ये ब्लूप्रिंट एक ही समय में कितना ताकतवर है कि ये पूरी पीढ़ियों का नक्शा खींच देता है, और साथ ही कितना नाजुक भी है कि सिर्फ एक अक्षर के बदलने से पूरी कहानी पलट सकती है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। भविष्य में हम ज्ञान की ऐसी ही और परतों को खोलते रहेंगे। तब तक विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया को नई नजरों से देखते रहिए।